हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। हम लोग अपनी मैगजीन को कवर कर रहे हैं, अपनी मैगजीन की सीरीज को कर रहे हैं, जहां पे हमने डिफरेंट पार्ट्स पहले मैगजीन के देखे हैं, जैसे कि हमने नेशनल न्यूज को देखा, इंटरनेशनल न्यूज को देखा, बैंकिंग इकोनॉमी को देखा, जो हमारे बाकी न्यूज है उनको देखा। आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज योर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, कि पिछले महीने में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो कौन कौन से थे, कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ नया एड ऑन किया गया है, कुछ पुराने को ठीक किया गया है। तो वो कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि एक बार उनको देख लीजिए। आपका पूरा मंथ का जो थॉरली न्यूज़पेपर जो न्यूज है, जो मेजर न्यूज है, वो मैंने सारी कवर की हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं आपका विद द वेरी फर्स्ट न्यूज। सिन्हा पैनल टू रिव्यू द नरेगा स्कीम। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, आपके देश में रूरल एरियाज के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की एक स्कीम है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट इसमें लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्कीम सिर्फ गरीबों की है, ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में रहने वाला हर व्यक्ति इसमें अपने आप को एनरोल करवा सकता है और आपको मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अमरजीत सिन्हा जो कि आपके जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड सेक्रेटरी रहे हैं और एडवाइजर रहे हैं पीएमओ के पहले, उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है कि किस तरीके से हम जो इसमें डिमांड और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर कि एक स्टेपिंग सी की गई है, खोदने का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। तो एक जलाशय बनाने की तैयारी हो रही है। तो जैसे गांव के अंदर जलाशय बनते हैं, सड़कें बनती हैं, मुरम्मत का काम होता है, तो वहां पे मनरेगा की डिमांड को पूरा किया जाता है। तो वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट को प्लान आउट करें कि नरेगा की जो डिमांड है उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसे और बेहतरीन बनाया जा सके। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे और इंप्रूव करना है, ये उसके लिए आपके पास बात करते हैं। अगर नरेगा की आपके पास, तो इसको आज हम एमजी नरेगा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसे 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, और 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अप्रोक्सीमेट आज 15.5 करोड़ की आबादी भारत की इसमें एनरोल्ड है आपके पास। तो दिस वाज द न्यूज। एक एडिशनल न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर कि आपकी जो राजस्थान सरकार है उसने इसमें चेंजेस किए हैं थोड़े से। उन्होंने इसे अर्बन के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वहां पे जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल है उसकी जगह पे अर्बन गारंटी एक्ट आ गया। ठीक है, मतलब वहां पर मनरेगा तो चल ही रही है, एमजी नरेगा चल रहा है वहां पे, लेकिन उन्होंने इसे अर्बन के अंदर भी क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि शहरों के अंदर भी लोगों को कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिर्फ राजस्थान ऐसी स्टेट बनी है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें और रिफॉर्म्स लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। न्यू नॉर्म्स टू कर्ब द फेक ऑनलाइन रिव्यूज। हम लोग देखते हैं कि यार हम कभी किसी साइट पर शॉपिंग करते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं, जोमेटो स्विगी करते हैं, तो हम लोग उस रेस्टोरेंट के बारे में या उस पर्टिकुलर साइट के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसकी रिव्यूज चेक करते हैं। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा था, बुरा था, ठीक ठीक था, है ना। 1 to 5 तक की हम रेटिंग भी करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बहुत सारे रिव्यूज फेक होते हैं। आप थर्ड पार्टीज को इसमें आजकल तो टास्क है इस चीज का, लोग थर्ड पार्टीज को हायर करते हैं। वो डेड अकाउंट्स को कुछ समय के लिए एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो जीमेल के अकाउंट्स हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के अकाउंट्स हो, उनसे वो रिव्यूज डलवा देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या कि हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस कई बार खराब हो जाता है। तो अभी इन फेक रिव्यूज को कर्ब आउट करने के लिए आपके नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्लास। ठीक है, तो 21 नवंबर से एक फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड आपका किया गया है, जिसके अंदर जो रिव्यूज है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। द फ्रेमवर्क इंडियन स्टैंडर्ड 19,000-2002 has been prepared to by the Bureau of Indian Standards and will come into effect from November 25. The framework of standard will be voluntarily initially. अभी तो voluntarily है, आप चाहो तो इसको अपनी साइट पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या अभी कुछ समय के लिए इसको नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ये कंपलसरी हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। मसला सिर्फ यह है कि किस तरीके से हम फेक रिव्यूज को रोक सकते हैं और आपकी शॉपिंग के डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को हम और स्मूथ और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड विल बी एप्लीकेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस कंज्यूमर रिव्यूज ऑनलाइन। जहां पर भी आपको दिखता है कि पब्लिक कंज्यूमर्स के रिव्यूज आते हैं, ये उन पर लागू हो जाएगा, इंक्लूडिंग सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विस दैट कलेक्ट द रिव्यूज फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर ये बात आपकी क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें ज्यादातर ई शॉपिंग जो हम करते हैं उसके अंदर
जो मेजर फैक्टर्स जहां सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो आपसे सबसे पहले टूर एंड ट्रेवल्स। बहुत ज्यादा धोखाधड़ी आजकल आप लोग देख रहे हो, मेक माई ट्रिप या गो आई बीबो, जो आपके जो ऑल भी जितनी भी आपकी ये साइट्स हैं जो टूर एंड ट्रेवल्स के अरेंजमेंट करती है, वहां पे बहुत लोगों ने रिव्यूज डाले होते हैं यार, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो किसी और के रिव्यूज को पढ़ते हैं। अब कंपनी कई बार ये भी करती है ना कि अपना बंदा बैठा के खुद रिव्यू डलवा रही है। चाय वाले से थाईलैंड का रिव्यू डलवाया हो, बेचारा चाहे थाईलैंड छोड़ो वो थाने तक ना गया हो तो उसके भी रिव्यूज आते हैं हमें। रेस्टोरेंट एंड ईटरीज, जोमेटो स्विगी पे हम लोग बहुत प्रॉब्लम देखते हैं कि आपके रेटिंग्स को हाई किया होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन सब को अब बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ाया गया ताकि फेक आप ऑनलाइन रिव्यूज ना डाल सकें। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एनसीई फॉर ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग्स। आप लोग अब रोड मैप बना रहे हो कि कैसे हम अपने शिपिंग जो हमारे पोर्ट्स हैं उन्हें कैसे रिन्यूएबल एनर्जीज पे लेके जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रीन एनर्जी से हम अपने पोर्ट्स को रन करने की सोच रहे हैं। अगर आज की बात करते हैं हम लोग कि भारत में मात्र 10% ही रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है आपके शिपिंग के ऊपर, यानी कि आप जो बिजली बनाने का काम है वो सोलार से नहीं कर रहे हो, ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं यूज, पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स बिजली के हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जीज को नहीं सोच रहे, सोलार एनर्जी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, विंड एनर्जी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो पोटेंशियल एनर्जीज, जो क्लीन एनर्जीज है, जो लंबे समय तक सस्टेन कर सकती हैं, इको फ्रेंडली हो सकती हैं, जिससे हमारे पोर्ट्स कम से कम पोल्यूशन करें, ये उसके लिए है। ठीक है, तो 19 नवंबर को इसका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने इसका फैसला लिया था नई दिल्ली के अंदर कि हम न्यू कार्बन न्यूट्रल और सर्कुलर इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से शिपिंग सेक्टर को ग्रीन चैनल के ऊपर क्या करेंगे, लेकर जाएंगे बस। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोजेक्ट। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी वो आपको याद रखना है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, टेरी बोलते हैं इसको। ठीक है, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, ये इसके लिए एक ग्रीन जो क्या कह दो कि ब्लूप्रिंट बनाएगी और इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, आपके पास क्या कह रही है। यूजीसी गाइडलाइंस फॉर द प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्लास लोग हम लोग कई बार देखते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां हम स्कूल कॉलेजेस से पढ़े होते हैं वहां पे कई बार कुछ टीचर्स बड़े एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम बोलते हैं। उनका रिसर्च वर्क बड़ा जबरदस्त होता है, डिफरेंट होता है, कईयों के पढ़ाने के तरीके बड़े जबरदस्त हैं, कुछ अपने ही लेवल पे और रिसर्च कर रहे हैं, वो फकीर के फकीर नहीं होते हैं कई लोग, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पढ़ाया गया हम वही पढ़ाते रहते हैं। तो कुछ टीचर्स इसलिए डिस्टिंग्विश, या कुछ प्रोफेसर ऐसे डिस्टिंग्विश हमें नजर आ जाते हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड से हटकर भी पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, है ना। जैसे कि आजकल एक बड़े फेमस है, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, विकास दिव्यकृति सर हमारे। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाने का भी काम कर रहे हैं, उस समझ का जो एक्चुअल तात्पर्य है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, अभी तो हालांकि ये तो गवर्नमेंट जो यूजीसी के अंडर है उसी की बात हो रही है, वो तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो एक नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे उन लोगों के लिए जिनको हम प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, उन इंस्टीट्यूशन के टीचर्स को या प्रोफेशनल्स को जो कि पिछले 3 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, जिनका रिसर्च वर्क बहुत जबरदस्त हो, उन्हें इसमें मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इनको हेल्प की जाएगी, इनको टीचर लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो बहुत सारे फील्ड्स इसमें काउंट की गई जिनमें लोगों को अपनी एक्सपर्टीज हो चुकी है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉमर्स है, सोशल साइंस है, मीडिया है, लिटरेचर है, फाइन आर्ट्स है, सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस, लीगल प्रोफेशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमंग द अदर्स। तो जिनको 3 साल का इसमें इनको 3 साल के लिए आगे हायर किया जाएगा, पिछले प्रीवियस काफी लंबे से जिन्हें एक्सपीरियंस है उसमें इनको एनरोल्ड किया जाएगा, सो दैट दे कैन हैव अ बेटर एज। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन न्यूज है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आधार रूल्स अमेंडेड, आपके आधार कार्ड के अंदर एक चेंज किया गया है रिसेंटली क्लास, इसमें एक अमेंडमेंट रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं। अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है तो अगले 10 साल के अंदर अंदर आपको अपने आधार कार्ड को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। आधार कार्ड के बेसिस पर अगर हम जनरली देखते हैं तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह मिल जाती है, आपके नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, आपकी फोटो, प्लस आपके बायोमेट्रिक्स एक ही के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि ये जो 12 डिजिट का कोड है इसे और ऑथेंटिसाइड किया जाएगा। डेट ऑफ एनरोलमेंट से लेकर अगले 10 साल के अंदर अंदर आपको इसमें एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड बनाने में लगे हैं आप उन्हें सिंगलली एक टाइम पर दोबारा से क्या करोगे, अपडेट करोगे। एग्जाम्पल, अगर किसी ने नवंबर 2022 में आधार कार्ड बनवाया है तो नवंबर 2032 से पहले पहले उसे एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से क्या करना होगा, रीअपडेट करना।
ठीक है। सो दिस वाज द अपडेशन इन द आधार रूल्स अमेंडमेंट। तो 12 डिजिट का जो कोड है इसे दोबारा से क्या किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट है आपके पास इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर लॉन्च्ड। ये बहुत बड़ी न्यूज है क्लास। हम लाइफ साइंस का डाटा पहले मेंटेन करते थे, लेकिन फॉरेन आपके इंस्टीट्यूशंस के पास, फॉरेन एजेंसीज के पास होता था। ये भारत का पहला अपना इंडिजीनियस एक डाटा सेंटर तैयार हुआ है, दैट इज इन द फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। इसको 10 नवंबर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जितना भी पब्लिक फंड से आपका रिसर्च वर्क हुआ, उस सारे डाटा को आपके पास क्या किया जाएगा, यहाँ पे लाइफ साइंस के मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, और इससे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है, जिसके साथ ये काम करेगी। रीजनल सेंटर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें काम करेगी, जो फरीदाबाद में बेस्ड है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के अंदर इसका सारा डाटा मेंटेन किया जाएगा, दैट इज इन भुवनेश्वर। और इसके लिए जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर आपने इस्तेमाल किया, दैट इज ब्रह्म। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक पॉइंट इसके साथ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनली ऐड किए गए। ठीक है, तो फरीदाबाद के अंदर आपका इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। नेक्स्ट, अटल न्यू इंडिया चैलेंज फॉर द विमेन। आपका सेकेंड एडिशन था ये अटल इनोवेशन का, और इस बार जो थीम रही है वो विमेन सेंट्रिक रही है। विमेन इसके अंदर फोकस में रही है कि विमेन चैलेंजेस को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ कंसर्न्स रहे हैं, जैसे कि विमेन हाइजीन को लेकर बात हो रही है। ठीक है, विमेन सेफ्टी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। वर्किंग अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं, जो विमेन ऑलरेडी वर्किंग है उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं। रूरल इंडिया में रहने वाली विमेन्स की लाइफ को कैसे ईज पर लाया जा सकता है, उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, सोशली, इकोनॉमिकली, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस बार का जो थीम रहेगा अटल का, वो अटल इनोवेशन का, वो किसके अराउंड रहेगा, विमेन्स के अराउंड रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टीवी चैनल्स टू शो स्पेशल कंटेंट। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई बार हम कुछ देख रहे होते हैं, तो बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी स्कीम को जो चलाया गया था, वो आपके टीवी के ऊपर एड के तौर पर आता है। ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होता है क्लास की, हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं, बीइंग इंडियंस वी आर वेरी मच इग्नोरेंट। हम भारत सरकार को कोसते जरूर रहते हैं, लेकिन भारत सरकार जो स्कीमें लाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। इसकी पहली प्रॉब्लम यह है कि हम खुद इतने एक्टिव नहीं है कि इस बारे में जानकारी रखें। दूसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा बहुत लिमिटेड सा हो जाता है। ठीक है, जो लोग तो पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ दुनिया को तो कुछ भी नहीं पता कि सरकार क्या क्या आपको बेनिफिट दे रही है। अब इन्होंने क्या एक तरीका निकाला है कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको एटलीस्ट पूरे दिन के अंदर 30 मिनट्स के लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, एड्स चलानी होंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट की कौन सी किस तरीके की स्कीम्स चल रही है। कुछ सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी है, एम्पावरमेंट है। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एनवायरमेंट रिलेटेड, नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारे चैनल्स के ऊपर आपके एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, दिस मिनिस्ट्री हैज क्लेरिफाइड दैट दीज ऑब्लिगेशंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेन चैनल्स। अब ध्यान से देखिएगा इसको, किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर ये आपको नहीं दिखाई देगा, किसी वाइल्ड लाइफ यानी अगर आप नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल्स देख रहे हो तो नहीं होगा, कोई फॉरेन चैनल आपका पास लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी ये नहीं आएगा। तो मेन बात यह है कि जो भारत के इंडिजीनियस चैनल्स हैं उसके ऊपर ये दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी हैज बीन सेटअप। आपकी ये कमेटी इसलिए की गई है ताकि इसको स्ट्रेंथन अप किया जाए, असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, ये द मैंडेट ऑफ द कमेटी इज टू प्रिपेयर द रोड मैप फॉर द नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एनविजन्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपकी एक काउंसिल बनने जा रही है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसके बात हुई है कि किस तरीके से आने वाले समय में एक्रेडिटेशंस दी जाएंगी। हमारी डीएमसी, हमारे जो डिग्रीज होती है उसके ऊपर नैक वर्ड लिखा होता है, नैक A++, नैक B+, नैक C+, ऐसे एक्रेडिटेशन दी होती है। आपकी यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स उसके ऊपर होती हैं। उससे उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसके स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहां जाकर आपको A+ मिलेगा, कहां जाके B+ मिलेगा, कहां जाके A++ मिलेगा, उसके लिए इस कमेटी को क्या किया गया, सेटअप किया गया, ताकि इसमें रिफॉर्म्स लाए जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, आपके न्यू नॉर्म्स के तहत एक्रेडिटेशन आपकी की जाएंगी। ठीक है, तो एस डॉक्टर के राधाकृष्णन फिलहाल आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट, आईटी डिपार्टमेंट टू डेवलप माइक्रो फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक एरिया को एनक्लोज करके एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया बनाया गया है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नाम क्या दिया है, हरित। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, हरित, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय द इनकम टैक्स।
वो कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े फॉरेस्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम छोटे छोटे फॉरेस्ट डिफरेंट जगह पे बनाते रहेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हल हो जाएगा। आपकी ग्रीनरी का इश्यू क्लियर हो जाएगा। जहां ज्यादा जंगल होते हैं वहां बारिशों के भी बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, क्लीन एयर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को आप कंट्रोल करने में कुछ हद तक रोल प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से जो आपकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, उसे कंट्रोल करने में ये क्या करेगा, हेल्प। तो पूरे भारतवर्ष में ये माइक्रो फॉरेस्ट अब सेटअप किए जाएंगे। अगर ये सस्टेन हो जाते हैं, लंबे समय तक ये काम करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा मदर अर्थ के लिए। तो लेट्स सी ये कहां तक जाती है। तो याद रखना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको शुरुआत की है नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को, जो कि आपके वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है ये दिन। ठीक है, तो उसी दिन पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रॉम दिस मंथ। ठीक है, बाकी सारी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।